जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज पर। साथियों, आज की यह क्लास हमारी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित है। आप देख पा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी का पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सिलेबस है। तो इस सिलेबस को हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस बुक के माध्यम से। तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। हम इसी तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस इस बुक के माध्यम से कराते रहेंगे। साथियों, आज की आपकी यह क्लास उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की इस क्लास के हम सारे टॉपिक अपने यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस बुक से कवर करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को सारे टॉपिक से रिलेटेड डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। और इसमें भी हमारा पहला टॉपिक होने वाला है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पंचायती राज संस्थान क्या होता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ही पंचायती राज संस्थान कहा जाता है। यानी कि जब हम लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन के तौर पर करते हैं तो उसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका इतिहास भी देख लेते हैं। बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक युग के बारे में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले भी हमने क्लासेस करवा चुके हैं, उसमें भी आप लोगों को बताया है। अब हम इस बुक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, वैदिक युग में पंचायत जो होती थी उसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था जिसको अध्यात्म की जानकारी होती थी, और इसी के साथ में 4 अन्य व्यक्ति होते थे। यानी कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह होता था जिसको पंचायत कहा जाता था। वहीं आप देखेंगे कि वैदिक युग में जो ऋग्वेद है वहाँ से आपको जानकारी मिलती है सभा, समिति और वित्त के बारे में, जो कि यह तीनों ही क्या थी, तो यह तीनों ही स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। तो आप सभी से पूछ लिया जाएगा कि सभा, समिति और वित्त का उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद में है। और यह क्या थी, तो यह स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। इसके बाद आप इतिहास के तौर पर देखेंगे महाकाव्य काल में। तो महाकाव्य काल में भी आप देखेंगे 2 तरह का महाकाव्य काल है, एक है रामायण काल और एक है महाभारत काल। सबसे पहले हम रामायण काल को देख लेते हैं। तो रामायण काल में प्रशासन 2 भागों में विभाजित था, जिसमें कि आपका पहला भाग था पुर, जिसको नगर कहा जाता था, और जनपद जो कि ग्राम को कहा जाता था। तो यह आपको याद रखना है, नगर को क्या कहते थे, पुर कहते थे, और ग्राम को जनपद कहा जाता था। वहीं रामायण काल में राज्य में जाति पंचायत भी होती थी, और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो जाति पंचायत के द्वारा जो भी निर्वाचित होता था वह राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। अब बात करते हैं महाभारत काल की। तो महाभारत काल में आप देखेंगे शांति पर्व से स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। तो महाभारत का जो शांति पर्व है वहाँ से स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। और इसके बाद देखेंगे तो आप देखेंगे ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ होती थी। यानी कि इन ग्राम को, गांव को ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, और यह ग्रुप थे 10 गांव का एक ग्रुप, या 20 गांव का, 100 गांव का, या फिर 1000 गांव का। इस तरह की इकाइयाँ बना दी गई थी। वहीं बात करते हैं ग्रामिक। तो ये ग्रामिक कौन था, तो यह ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। वहीं बात करें दसप के बारे में। तो दसप कौन था, तो यह 10 ग्रामों का प्रमुख, यानी कि जो 10 गांव का जो ग्रुप बनाते थे तो उनका प्रमुख कौन कहलाता था, तो दसप कहलाता था। अब प्राचीन काल का इतिहास देख लेते हैं। प्राचीन काल के इतिहास को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें हम एक मौर्य काल को पढ़ने वाले हैं और एक गुप्त काल को देखने वाले हैं। तो बात करते हैं मौर्य काल में। तो इसमें एक वृद्धों की एक परिषद होती थी जो कि ग्राम के मुखिया का शासन चलाने में हेल्प किया करती थी। वहीं बात करते हैं कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, इस बुक से हमें ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। अब हम थोड़ा सा मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेते हैं। तो मौर्य काल में जो 10 ग्रामों का जो ग्रुप था उसको संग्रहण कहा जाता था। वहीं संपूर्ण जनपद का जो शासन चलाता था उसको समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता के ऊपर आप देखेंगे तो महात्म्य हुआ करता था। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रत्येक ग्राम का जो अलग अलग शासक होता था उसे हम ग्रामिक कहते थे। यानी कि जो ग्राम का शासन चलाता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। अब थोड़ा सा गुप्त काल के बारे में देख लेते हैं।
तो गुप्त काल में विषयपति किसको कहा जाता था, तो यह जिलाधिकारी को कहा जाता था। और जो गांव का जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी सर्वाध्यक्ष कहलाता था। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो गुप्त काल में जो राज्यों के सभी विभागों का प्रमुख होता था उसको सर्वाध्यक्ष कहा जाता था। पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग जिन्हें उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था कुमार मात्य कहलाते थे। तो यह आपको याद रखना है, कुमार मात्य कौन थे, तो यह पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग था जिन्हें उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। चलिए, यह हो गया प्राचीन काल का इतिहास। अब हम थोड़ा सा मध्यकाल का इतिहास देख लेते हैं। तो मध्यकाल के इतिहास में आप सल्तनत काल और मुगल काल को पढ़ने वाले हैं। तो सल्तनत काल में सबसे पहले हम देखेंगे राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया था और उन्हें विलायत कहा जाता था। तो जब राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया तब उन्हें विलायत कहते थे। और ग्राम का प्रशासन आप देखेंगे तो ग्राम के प्रशासन में 3 अधिकारी हुआ करते थे। एक था मुकद्दम, एक पटवारी और एक चौधरी। तो मुकद्दम जो था यह प्रशासन चलाता था, वहीं पटवारी जो था यह क्या करता था, तो यह टैक्स यानी कि राजस्व संग्रह इकट्ठा किया करता था, यानी कि टैक्स को इकट्ठा करता था। और वहीं बात करें चौधरी की, तो जो चौधरी होता था तो यह पंचों की सहायता से क्या करता था, जो भी विवाद होते थे गांव में ग्राम में उनको सुलझाया करता था। बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल के दौरान जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण स्वशासन को पतनोन्मुख किया। यानी कि इस समय क्या हुआ, मुगल काल में जो ग्रामीण स्वशासन था उसकी वैल्यू को कम कर दिया गया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। साथियों, आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट किया गया है। तो पंचायती राज के अर्थ की बात की जाए तो पंचायतों द्वारा गांव का शासन करना ताकि गांव का पुनर्निर्माण किया जा सके, पंचायती राज कहलाता है। बात करते हैं, राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी। तो आपसे पूछ लेगा कि ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा किसने दी, तो यह राधा कुमुद मुखर्जी ने दी थी। इसके बाद बात करें तो पंचायती राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है, यानी कि सत्ता का ऐसे रहे प्रजा के तंत्र में रहे, यानी कि उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। वहीं बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया। तो पंचायतों की आवश्यकता इसीलिए पड़ी थी कि जनता क्या हो, शासन में अधिक से अधिक भागीदार बन सके। इसके बाद देखते हैं, ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि ग्रामीण समाज के विकास के लिए जो आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान किया गया था उसको पंचायती राज कहा जाता है। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिली है। तो यह भी आपको याद रखना है कि पंचायती राज की प्रेरणा कहाँ से मिली है, पंच परमेश्वर से मिली है। और पंचायतों का जो उल्लेख है वह आदिकाल से लेकर के, यानी कि आप देखेंगे आदिकाल में ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर के अंग्रेजों के आने तक मिला है। ऐसा नहीं है कि इसका उद्भव सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता के बाद या अंग्रेजों के समय हुआ है। हमारे प्राचीन भारत में भी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख था। अब इसके बाद देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही पंचायतों को अच्छे से गठन किया गया था। गांव की कल्पना एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में की गई। तो गांव की कल्पना कैसी की गई, एक गांव कैसा होना चाहिए, खुद पर आत्मनिर्भर होना चाहिए और उसमें अपना स्वतंत्र शासन तंत्र भी होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत में पंचायती राज का उद्भव। तो भारत में पंचायती राज का उद्भव कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज के इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले वैदिक युग। तो प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। तो किस शब्द का उल्लेख मिलता है, पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। और इसका अर्थ होता था एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं, ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और वितत का उल्लेख मिलता है। इसके बारे में भी अभी हमने आपको बताया था। तो यह सभी क्या थी, तो यह सभी स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा को कुछ भी कार्य करना होता था और कोई निर्णय लेना होता था तो वह इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त करता था। चलिए अब आगे देखते हैं।
इसके बाद आप देखेंगे महाकाव्य युग। तो महाकाव्य युग भारत के दो महान महाकाव्य काल से इंगित करता है, जो कि रामायण और महाभारत है। तो रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन दो भागों में विभाजित था, पुर और जनपद, जिसको नगर और ग्राम कहा जाता था। राज्य में एक जाति पंचायत का भी उल्लेख प्राप्त होता है। जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। वहीं बात करें महाभारत की, तो महाभारत के शांति पर्व से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय शासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं महाभारत के अनुसार आप देखेंगे तो ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्रामों के समूह की इकाइयां विद्यमान होती थीं। वहीं बात करें ग्रामिक, जो कि ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि जो दसप होता था वह 10 ग्रामों का प्रमुख होता था, यानी कि 10 ग्रामों के प्रमुख को दसप कहा जाता था। और वहीं बिंस अधिपति जो होता था वह 20 ग्रामों का प्रमुख होता था। और सतग्राम अध्यक्ष 100 ग्रामों के अध्यक्ष को कहा जाता था। और इसके बाद आप देखेंगे सतग्राम पति, तो सतग्राम पति 1000 ग्रामों का प्रमुख कहलाता था। चलिए अब देखते हैं आगे। वे स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। तो जितने भी आपने यह सभी पढ़े हैं, चाहे वह विश्वअधिपति हो, सतग्राम अध्यक्ष हो, चाहे सतग्राम पति हो, तो यह सभी क्या होते थे, स्थानीय स्तर पर अपने अपने कर एकत्र करते थे और अपने अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। अब शासन व्यवस्था को देख लेते हैं। बात करते हैं परिवार। तो परिवार का जो मुखिया होता था वह कुलप कहलाता था। और वहीं जब कई सारे परिवार मिलते थे तब एक ग्राम का निर्माण होता था, और ग्राम का जो मुखिया था वह ग्रामणी कहलाता था। और जब बहुत सारे ग्राम को मिलाते थे तब हम एक विस का निर्माण करते थे, और विस का जो मुखिया होता था वह विस्पति कहलाता था। और जब विस कई सारे विस मिलकर के निर्माण करते थे तब जन का निर्माण होता था, और जो जन का प्रमुख होता था वह जनपति कहलाते थे। और इसी तरह जब जन मिलते थे तब राष्ट्र का निर्माण होता था, और जो राष्ट्र का प्रमुख होता था वह सम्राट कहलाता था। अब प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियों को देख लेते हैं। बात करते हैं ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। ग्रामणी की बात की जाए तो यह ग्राम प्रशासन का अधिकारी होता था। गोप की बात की जाए तो यह हदबंदी का एक कार्य होता था। और गौलमिक की बात की जाए तो यह ग्रामीण प्रशासक होता था। ग्रामपति और महत्तर किसे कहते थे, तो यह ग्राम का प्रशासन करता था। उर की बात की जाए तो उर जो थी वह लोगों की एक संस्था थी। पटवारी की बात की जाए तो यह ग्राम प्रधान का सहयोगी था और कर का संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। और मौजा की बात की जाए तो मौजा गांव का समूह कहलाता था। पंचायतों के संबंध में प्राचीन काल का इतिहास देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इसमें नगर को पुर कहा जाता था, और जो नगर का प्रमुख होता था इसको नागरिक कहते थे। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे, यानी कि इस समय जो स्थानीय निकाय थे उसमें किसी भी राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ एल्डर्स कहा जाता था, की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। यानी कि जो ग्राम का जो मुखिया होगा वह किसकी सहायता लेता था, तो वृद्धों की एक परिषद की सहायता लेता था। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही, यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए। तो गुप्त काल में भी सेम ऐसे ही सिस्टम रहा, लेकिन कुछ नाम चेंज कर दिए गए थे। इस काल में जिला अधिकारी को विषयपति, तो यह आपको याद रखना है कि गुप्त काल में जो जिला अधिकारी था उसको विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक के रूप में जाना जाता था। तो यह किसकी बात हो रही है, गुप्त काल की। इसके बाद देखते हैं प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में, यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई भी संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तक हमने जितना भी इतिहास पढ़ा है उसमें कहीं भी स्त्रियों के भागीदारी का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम्य विकास के उद्भव के चरण। बात करें वैदिक जीवन की,
तो वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश था। तो यहाँ का जो परिवेश था वह ग्रामीण था और ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। तो यह बात हो गई वैदिक साहित्य की। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं बात की जाए मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम का जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं मध्यकाल के बारे में। तो मध्यकाल के शासन में 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें पटवारी जो कि राजस्व संग्रह करता होता था, यानी कि इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना होता था। वहीं दूसरे अधिकारी की बात की जाए तो वह चौधरी होता था, जो कि पंचों की सहायता से विवाद को निपटाया करता था। वहीं बात करते हैं तीसरे अधिकारी की, जिसको मुकद्दम कहा जाता था और यह अधिकारी प्रशासन हेतु जिम्मेदारियां संभालता था। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में ग्राम समाज के सुदृढ़ एवं शानदार प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात की जाए उर, तो उर यह एक संस्था थी जो कि सामान्य ग्रामीण लोगों का संगठन थी, संस्था थी। वहीं बात करते हैं महासभा, तो महासभा एक ऐसा संगठन था जो कि ब्राह्मणों का संगठन था, उसको महासभा कहा जाता था। वहीं बात करते हैं नाडु की, तो नाडु जो था यह दक्षिण भारत में ग्रामीण इकाई थी और प्रशासन का केंद्र था। तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की ग्रामीण इकाई का क्या नाम है और प्रशासन का केंद्र किससे कहा जाता था, तो वह नाडु को कहा जाता था। इसके बाद अब हम देखते हैं ब्रिटिश काल को। तो आप देखेंगे लॉर्ड मेयो ने 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव ग्रामीण स्तर पर किया। तो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय संस्थाओं का उद्भव किसके द्वारा किया गया, तो वह लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में किया गया। वहीं बात की जाए 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। तो 1882 में किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और बात करें लॉर्ड रिपन, तो इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, यह बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में किसने स्थानांतरित किया था स्थानीय सरकार के विषयों को, तो वह एक्ट आपको याद रखना है, वर्ष 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था। इसके बाद बात करते हैं संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वह राज्यों को पंचायतों के गठन का प्रावधान देता है। और आपको याद रखना है कि यह जो संविधान का अनुच्छेद 40 है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मध्यकाल की। तो सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। तो विलायत किसको कहा जाता था, तो सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने अपने राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया था और इसी को विलायत कहा जाता था। ग्राम प्रशासन के जो इनके लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे, कब, मध्यकाल में। तो यह आपको बताया गया है, प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह करने के लिए पटवारी और पंचों की सहायता से विवाद को सुलझाने के लिए चौधरी। अब बात करते हैं ग्रामों को स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थीं। वहीं बात की जाए मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। तो मध्यकाल में आप देखेंगे कि ग्रामीण स्वशासन की वैल्यू कम हो गई थी और धीरे धीरे इसको नष्ट कर दिया गया था। वहीं आप देखेंगे कि मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा और अब मध्यकाल का इतिहास पढ़ा, तो हमें कहीं से भी स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं भारत में पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद, बौद्धकाल, मौर्यकाल, गुप्तकाल तथा मुगल काल में निरंतर मिलता रहा है। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का सबसे पहला प्रयास अंग्रेजों ने किया था। तो औपचारिक रूप से संगठित किसके द्वारा किया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा संगठित किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। इसके बाद बात करते हैं 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगर पालिकाएँ, समितियाँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना किसने की थी, तो यह स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी।
इसके बाद बात करते हैं 1909 ईस्वी में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया तथा इनके पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई। तो आपको याद रखना है कि जो 1909 ईस्वी में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, यह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 24वां अधिवेशन था, जिसमें कि पंचायती राज के पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। अब हम बात करते हैं, जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसी समय चार्ल्स मेडकॉफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया था और उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया था। वहीं बात की जाए, इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोगों की अपनी आस्था खोने लगी या अपनी आस्था कम होने लगी। इसके बाद रॉयल कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की। तो यह सिफारिश रॉयल कमीशन के द्वारा वर्ष 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश करके की गई थी। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश काल। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और ग्राम पंचायतें कमज़ोर होती चली गईं। और आप देखेंगे कि वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ और वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। तो यह भी आपको याद रखना है कि 1870 का जो प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव था, इसी ने भारत में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव किया था। बात की जाए, वर्ष 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तो शहरी जो नगर पालिकाएं हैं, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह वर्ष 1870 में किया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया। तो जो वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो शाही वित्त था उस पर भारी दबाव बनाया गया और इसके बाद आप देखेंगे कि स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया था। इस प्रकार यह एक राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। तो यह एक राजकोषीय मजबूरी थी। मेयो द्वारा उठाए गए कदम का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। तो लोकतांत्रिक ढांचा किसने प्रदान किया था? तो यह ढांचा लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्ष 1882 में किया गया था। वहीं बात की जाए, सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि जितने भी बोर्ड में जो अधिकारी होंगे वह सभी 2/3 बहुमत के साथ निर्वाचित किए जाएंगे और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाएगा। तो आप देखेंगे लॉर्ड रिपन की इस व्यवस्था को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला। तो आपको यह भी याद रखना है कि 1907 में किसकी अध्यक्षता हुई थी रॉयल कमीशन के गठन में? तो यह थी हॉब हाउस की अध्यक्षता में। इस कमीशन ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया था। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। इस सुधार में यह अनुशंसा की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि जो भी स्थानीय निकाय हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह अपने कार्यों के निर्णय स्वयं कर सकें। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित ही संख्या थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सके। तो जिस प्रकार से यह संस्थाएं बनाना चाहते थे वैसी संस्थाएं यह नहीं बन पाई थी। बात की जाए वर्ष 1925 तक देखेंगे तो 8 प्रांतों ने पंचायत
अधिनियम को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिया था। तो यह आपको याद रखना है कि वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने और 1926 तक 6 देशी रियासतों ने पंचायत कानून पारित कर लिया था। इसके बाद बात की जाए तो स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गईं और करारोपण के अधिकार को कम कर दिया गया था। संविधान में पंचायतों के समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। तो यह आपको पता होगा कि जब पंचायती संस्थान की बात चल रही थी, इस तरह के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात चल रही थी, तो इसके विरोध में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। तो साथियों, यह थी आज की आपकी पहली क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।